नाज, नगमा और आलिया के बाद पैदा हुआ था अनवर। जाहिर है वो सबकी आंखों का तारा था। माँ बाप के अलावा बहनों का भी लाडला था वो, यानी पूरे घर का केंद्र बिंदु। अनवर की अम्मी को उसके अब्बा गांव से ब्याह कर लाए थे। उन्होंने किसी स्कूल या मदरसे का कभी मुंह तक नहीं देखा था, मगर देखने में बड़ी खूबसूरत थी। सो स्कूल मास्टर कुरैशी साहब को उन्हें घर लाकर कोई अफसोस ना था। यूं भी उनकी दकियानुसी सोच के हिसाब से पूरी तरह फिट थी उनकी बेगम, यानी पर्दे में रहकर पूरी उम्र काट देना और कभी किसी बात पर अपनी राय ना देना। कुरैशी साहब यूं तो कस्बे के मिडिल क्लास स्कूल में मास्टर थे, मगर मोहल्ले के तकरीबन सारे बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ने आते थे, सो उनका गुजारा किसी तरह चल जाता था। महीने के आखिर में खींचतान होने पर थोड़ा बहुत उधारी करके उनका 7 लोगों का परिवार किसी तरह चल रहा था। बच्चियां जब तक छोटी थी तब तक तो कोई खास दिक्कत नहीं हुई, मगर उनके बड़े होने के बाद उनके कपड़े लत्ते, चूड़ियां, दुपट्टे वगैरह की मांग माँ साहब को तोड़ डालती थी। बच्चियों को उन्होंने कभी स्कूल नहीं भेजा। इसकी 2 वजहें थी। एक तो हाथ तंग और दूसरे तंग मानसिकता। स्कूल में बेशक वे स्त्री शिक्षा और उनकी आजादी से जुड़े कार्यक्रमों में धड़ल्ले से बोलते, मगर अपनी खुद की जिंदगी में उनके अलग कायदे, अलग ही नियम कानून थे। यानी औरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत वाला सिद्धांत था उनका। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। तीनों बच्चियां तकरीबन 2-2 बरस के अंतर से पैदा हुई होंगी। माँ साहब के मन में बेटे की बड़ी लालसा थी और ये इच्छा इतनी प्रबल थी कि 6 बरस में एक के बाद एक तीनों लड़कियों ने जन्म ले लिया। चौथी बार बच्चा बीवी के गर्भ में ही मर गया और दाई ने बताया कि लड़का था। तब तो कुरैशी साहब का दिमाग ही घूम गया। जब 5वीं बार बीवी उम्मीद से हुई तो कुरैशी साहब ने उनकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ी। निकाह के बाद पहली बार बीवी को तरह तरह के मेवे, मिठाई, फल, फूल और दूध मलाई नसीब हुए। वे उनका बड़ा ख्याल रखते, जिससे जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे। पूरे 9 महीने वे हर जुमे यानी शुक्रवार को पास की दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते, 5 वक्त की नमाज पढ़ते और जाने कहां कहां मन्नत के धागे बांध आए थे। खैर, अल्लाह ने उनकी सुन ली और घर में अनवर का आगमन हुआ। कुरैशी साहब बेहद खुश थे और बेटे की वजह से बीवी का सम्मान बढ़ गया था, सो वो भी खुश थी। घर का माहौल अच्छा था, खाने को मिठाइयां थी, इसलिए बच्चियां भी खुश थी। अम्मी को घर के कामकाज से फुर्सत मिलती नहीं थी, इसलिए अनवर की परवरिश का जिम्मा बहनों के सिर था। यह अलग बात है कि उसको पालने में वे अपना बचपन भूल चुकी थी। अनवर के खिलौने लड़कियों के खिलौने थे, अनवर की हंसी लड़कियों की खुशी थी। अपना बचपन वो भाई के बचपन पर न्यौछावर कर चुकी थी और ये कुर्बानी उनके स्वभाव में थी, क्योंकि पीढ़ियों से लड़कियों के भीतर कूट कूट कर यही नसीहत तो भरी जा रही है। ये वो आंखें थी जिन्हें 2 रोटियां खाकर नींद तो नसीब हो जाती थी, मगर ख्वाबों की इजाजत नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर लड़कियों के हक में थी कि भले वे स्कूल ना जाती हो, मगर कुरान शरीफ की तालीम उन्हें बकायदा दी जा रही थी। हर शाम मौलाना साहब आते और लड़कियों को कुरान की आयतें पढ़ाते। बड़ी दोनों लड़कियां तो सिर्फ रस्म अदायगी के लिए पढ़ती थी, मगर आलिया एक एक शब्द गौर से पढ़ती, उनके अर्थ समझती। इसीलिए वो मौलाना साहब को बहुत प्रिय भी थी। वो पढ़ते पढ़ते लिखना भी सीखने लगी थी। उसकी लगन देखकर एक बार कुरैशी साहब की बीवी ने उनसे गुजारिश भी की थी कि बच्चियों को क्यों ना हम पास के गर्ल्स स्कूल में पढ़ने भेज दें। खास तौर से आलिया का तो बहुत ज्यादा रुझान है पढ़ने लिखने में। मौलाना साहब भी कह रहे थे, बड़ी होशियार बच्ची है। क्या फिजूल की बातें करती हो बीवी। कुरैशी साहब भड़क गए। लड़कियां पर्दे में रहे वही अच्छा है, पढ़ना लिखना उनके हक में नहीं। बीवी ने फिर कोशिश की। बड़े शहरों में तो गरीब से गरीब भी अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हो। जमाना बदल गया है। हाँ, जमाना बदल गया है, तभी तो। कुरैशी साहब भुनभुनाए। कितने हादसे होने लगे हैं दिन दहाड़े। औरतों की आजादी के आड़ में कितने अपराध जन्मे हैं, तुम्हें क्या पता। अखबार भरे होते हैं रोज ऐसी खौफनाक खबरों से। तुम पढ़ो तो जानो। कैसे पढ़ूं?
पढ़ी लिखी होती तब न जानती, ना समझती दुनियादारी की बातें। बीवी ने आह भरते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब बहस ना बढ़ा। 3 लड़कियों की माँ हो, तुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए कि लड़कियां दहड़ी के भीतर हैं, वरना तेरा ही चैन हराम होता। अब्बा की दलीलें और अम्मी के पस्त हौसले देख लड़कियां भी भीतर जाकर दुबक गई, और साथ ही कहीं दुबक कर सो गए उनके ख्वाब भी, उनकी उम्मीदें भी। बीवी उदास हो गई थी। सारी जिंदगी में पहली बार उन्हें खुद के अनपढ़ होने का दुख हुआ। तीनों बहनें अपनी माँ की छाया में बड़ी हो रही थी। उन्हें शिक्षा की कीमत भले ही ना समझाई गई, मगर पैसे की कीमत वे खूब समझती थी। माँ उन्हें घर के काम काज के अलावा कशीदाकारी, क्रोशिये के काम, सिलाई वगैरह भी सिखाती रही। तीनों बहनों में आलिया अक्सर इन कामों से जी चुराती और भीतर कमरे में जाकर कोई किताब पढ़ती रहती। कुछ नहीं तो अखबार के पन्नों से ही अक्षरों को समझती और उनकी नकल कॉपी में उतारती। वो खुद ही अपनी गुरु बन गई थी। ये काम वो अपने अब्बा से छुपकर ही करती थी। हाँ, माँ और बहनें जरूर देखकर भी अनदेखा कर देती थी। आलिया की उम्र की सभी लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। सिर्फ वो लड़कियां ही घर पर बैठी थीं जिन्हें पढ़ने का मन ही न था। एक आलिया ही अपवाद थी जो पढ़ना चाहकर भी घर बैठी थी। अनवर अब 6-7 बरस का हो गया था और उसको स्कूल भेजने की तैयारियां घर में हो रही थी। हालांकि स्कूल जाने की उम्र तो 4 साल होती है, मगर अब्बा के हिसाब से अनवर छोटे थे और मासूम भी, इसीलिए उनकी पढ़ाई शुरू करने के लिए 7 बरस की उम्र तय की गई। खैर, पास के प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला करवाया गया। उसके लिए नया बस्ता, कंपास बॉक्स, लंच बॉक्स, कपड़े और किताबें लाई गई। अनवर मचल रहा था कि उसे स्कूल नहीं जाना, और उधर आलिया का मन मचल रहा था स्कूल जाने को। आलिया अब 9 बरस की थी और वो जानती थी कि उसे स्कूल नहीं भेजा जाएगा, कभी नहीं, जबकि कायदे से उसे अब 2री या 3री कक्षा में होना चाहिए था। उसकी बड़ी बहनों ने तो पिता के इस पक्षपात को स्वीकार कर लिया था, मगर आलिया का मन मानता ही नहीं था। भाई का रोना सुनकर उसने हुलस कर अपने पिता से कहा, अब्बा, अनवर नहीं जाना चाहे तो मत जाने दो, उसकी जगह मुझे स्कूल भेज दो ना। मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी, फिर पढ़ा दूंगी अनवर को, और हाँ, अम्मी को और नाज और नगमा बाजी को भी। वो उनका कुर्ता पकड़कर लगभग लटक ही गई। पिता ने झिड़क कर उसे अलग किया। फालतू बकवास ना कर, जाओ जाकर मना कर लाओ अपने भाई को। वैसे भी वो तुमसे हिला हुआ है सबसे ज्यादा, तुम्हारी बात मान जाएगा। हाँ, उसे टॉफियों और आइसक्रीम का लालच भी देना, तब तो रोना जरूर बंद कर देगा। पिता ने नेताओं की तरह मुस्कुराते हुए कहा। बुझा सा मन लेकर आलिया चल दी भाई को मनाने। मुझे नहीं जाना स्कूल। आलिया को देख अनवर और भी मचल गया। इतना शौक है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? उसने चिढ़ते हुए आलिया से कहा। अब्बा के लाडले तो तुम हो छोटे मियाँ, सारी मेहरबानियां तो तुम बड़ी होती है, आलिया ने हंसते हुए कहा और भाई को यूनिफॉर्म पहनाने लगी। मासूम अनवर अपनी बहन की हंसी में छुपी उदासी कहां पढ़ पाया। ऐसे ही रोज न जाने कितनी मासूम बच्चियों के दिल टूटते हैं और उनकी आवाजें वहीं घरों के भीतर पर्दों के पीछे दबकर रह जाती हैं। जमाना बदल गया है, देश तरक्की कर रहा है, मगर कुरैशी साहब की तरह कुछ लोग अब भी वहीं के वहीं हैं, उन्हीं मान्यताओं से जकड़े वही लकीर के फकीर। अनवर अब रोज स्कूल जाने लगा था। अब्बा बड़ी शान से उसे अपनी खटारा स्कूटर पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते और बुझे मन से लौटते, मानो किसी सैनिक को सरहद पर छोड़ आए हो, दुश्मनों की सेना के आगे। खैर, ये उनका स्नेह था अपने इकलौते लाडले के प्रति, और इस पर किसी को ऐतराज भी ना था। हाँ, उसे स्कूल से वापस लाने का काम बहनों का था और ये जिम्मेदारी आलिया ने बाखुशी उठा ली थी। वो रोज घंटा पर पहले ही स्कूल पहुंच जाती और अनवर की कक्षा के बाहर कान लगाकर बैठ जाती। बड़े ध्यान से वो टीचर की हर बात सुनती। कई बार सवाल पूछे जाने पर वो खुद भी हाथ उठा देती, फिर खुद ही शर्मा जाती। वाकई बड़ी तेज बुद्धि थी उसकी, या पढ़ने की चाह ने उसको इतना अक्लमंद बना दिया था। घर पहुंचते ही वो भाई का बस्ता खोलकर बैठ जाती और जो दिन भर जो कुछ भी टीचर ने पढ़ाया होता उसको अपनी कॉपी में नोट करती। कुछ समझ नहीं आता तो अनवर से पूछ लेती। अनवर को भी अपनी बहन को समझाने में मजा आता। अनवर, तुम स्कूल में रोज जनगण मन गाते हो? आलिया उत्सुकता से पूछती।
हाँ, रोज, ये हमारा नेशनल एंथम है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, अनवर ने अपनी बहन का ज्ञान बढ़ाते हुए कहा। आलिया उसकी कॉपी के पन्ने पलटती रहती, जो मन को भाता वो पढ़ती। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कितनी अच्छी कविता है ना भाई? आलिया अपने भाई से पूछने लगी। हाँ, बहुत अच्छी है। और जानते हैं अब्बा, वो कविता एक लड़की ने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अनवर ने मासूमियत से अपने अब्बा से कहा। देखना, ये भी लिखेगी बड़ी होकर। अनवर हंसते हुए आलिया की चोटी खींचकर भाग गया। अब्बा अनमने होकर वहां से उठकर चले गए। कभी कभार जब मन ना होता तो आलिया ही उसका होमवर्क भी कर देती। यानी इस तरह अनवर के साथ साथ आलिया की पढ़ाई भी चुपके चुपके चलने लगी। रोज रोज स्कूल जाने से स्कूल की कई टीचर्स आलिया को पहचानने लगी थी। इस तरह 2-3 बरस में आलिया पूरी तरह साक्षर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार हो चुकी थी। वो अखबार का लगभग हर पन्ना पढ़ डालती, जिससे उसका सामान्य ज्ञान भी बहुत अच्छा हो गया था। वो अनवर को निबंध, कविताएं और छोटी छोटी कहानियां लिखकर देती, जिनके लिए उसको कई पुरस्कार मिले। पिता को बड़ा गर्व था अपने बेटे पर, और वे सारे पुरस्कार बड़े करीने से ड्राइंग रूम में सजा कर रखते। आलिया को इस बात से कोई ऐतराज ना था कि उसकी मेहनत का श्रेय उसके भाई को मिल रहा है। वो तो बस पढ़ लिख पा रही थी, इस बात से ही खुश थी। आलिया, तुम मेरी क्लास में होती तो तुम ही फर्स्ट आती, हमेशा। अनवर भी अपनी बहन का हुनर समझने लगा था। हाँ, अगर अब्बा मुझे स्कूल भेजते तो मैं तुमसे 2 क्लास आगे ही होती, आलिया ने बुझी आवाज में कहा। अनवर अब 5वीं में आ चुका था और उतने ही स्तर का ज्ञान आलिया को भी था, बल्कि ज्यादा ही। इस बीच बच्चियों और उनकी अम्मी ने कुरैशी साहब से कई बार आलिया की कॉपी दिखाते हुए उसे स्कूल में दाखिल करने की सिफारिश की, मगर वे टस से मस ना हुए। वही घिसे पीटे तर्क, वही पुराने बहाने। अब तो अनवर भी अपनी बहन की सिफारिश करने लगा था। अब्बा अब्बा, मेरे स्कूल की सभी टीचर्स कहती हैं कि हमें आलिया को भी स्कूल भेजना चाहिए, ये बड़ा नाम रोशन करेगी आपका। वो 10-11 बरस का बच्चा अपनी टीचर्स की रटी रटाई बातें दोहराता, मगर कोई फायदा ना होता। अपनी टीचर से कहना मैं काफी हूं अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए। लड़कियां तो यूं भी पराई अमानत है, कल को उनका तो नाम और खानदान भी दूसरा हो जाने वाला है। अब्बा की बातें अनवर के पल्ले तो नहीं पड़ी, मगर वो समझ गया कि उसकी बहन के नसीब में स्कूल जाना नहीं लिखा है। बढ़ते खर्चे देखकर अम्मी और बहनें आस पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलने का काम करने लगी थी। रुमाल पर कढ़ाई, दुपट्टों के किनारों पर क्रोशिया की लेस लगाने जैसे काम वे बड़ी खूबसूरती और सफाई से करती थी। इस तरह थोड़ा बहुत पैसा भी घर में आ जाता था। कुछ तो घर खर्च में चला जाता और कुछ अम्मी अपने संदूक की तली में दबा कर रख देती। कहाँ कहाँ छुपा कर रखती हो अम्मी? कभी जरूरत पड़ी तो खोजने से तुम्हें ही नहीं मिलेंगे। लड़कियां उनका मजाक उड़ाती, मगर हर औरत की तरह शायद वो भी कुछ पैसे छुपाकर खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। उस रोज अनवर के स्कूल में एनुअल फंक्शन था। अनवर ने नाटक में हिस्सा लिया था। उसको तैयार करके अब्बा स्कूल छोड़ आए थे। साथ ही आलिया को भी भेज दिया गया कि उसके सामान और ड्रेस की संभाल वो करेगी। अब्बा को उस रोज कहीं काम था, सो वो चले गए। आलिया स्टेज के पीछे तैयारियों में सबकी मदद करने लगी। टीचर्स के लिए उसका चेहरा जाना पहचाना था, तो किसी ने रोक टोक नहीं की। हर एक परफॉर्मेंस के बाद पर्दा गिरता और दूसरे की तैयारी होती। तभी बीच में एक बच्चा जिसे कोई गीत गाना था, उसकी तबीयत खराब हो गई। दर्शकों में हलचल होने लगी। स्टेज सूना पड़ा देख अनवर की टीचर ने आलिया से कहा, जाओ तुम, पर्दे के आगे माइक लगा है, उस पर कोई कविता सुना दो। आलिया के भीतर आत्मविश्वास तो था ही। फट से उसने माइक संभाला और अपनी प्यारी सी आवाज में एक कविता पढ़ने लगी। छोटे से हैं ख्वाब हमारे, बड़ी बड़ी उम्मीदें, जेब में हो अगर पैसे थोड़े तो हम चांद खरीदे। छोटे से हैं ख्वाब हमारे। आलिया की कविता पूरी होते ही उस छोटे से स्कूल का हॉल तालियों से गूंज गया। सभी शोर करने लगे कि और सुनाओ और सुनाओ। आलिया ने और भी कविताएं सुनाकर सबका मन जीत लिया। नन्हा अनवर भी अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। उम्र में छोटा था, मगर समझता जरूर था कि आलिया का कितना मन है स्कूल में पढ़ने का और कितनी काबिलियत है उसमें, ये भी जानता था।
मगर वो आखिर कर भी क्या सकता था। आलिया वापस स्टेज के पीछे आ गई। तब तक अगले कार्यक्रम की तैयारी हो गई थी। टीचर भी बहुत खुश थी आलिया से। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, तुम्हें जरूर आगे पढ़ना चाहिए आलिया, खूब आगे बढ़ना चाहिए। कुरैशी माँ साहब के ख्यालों से अनजान टीचर ने जिद करते हुए कहा, आलिया तुम आया करो ना स्कूल, तुम्हारी जैसी प्रतिभा घर में परी परी जंग खा जाएगी। स्कूल आओगी तो तुम्हारा व्यक्तित्व निखर जाएगा और तुम्हारा भविष्य भी। अनवर ने रूंधे गले से बहन का हाथ पकड़ लिया। मैं अब्बा से खूब जिद करूंगा कि तुम्हें पढ़ाए। काश मैं तुमसे बड़ा होता तो खुद कमाता और तुम्हें जरूर पढ़ाता। आलिया हंस पड़ी। छोटे हो तो क्या, बड़े हो जाओगे तब कमाना, फिर पढ़ा देना। पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी होती है। अनवर अपनी बहन के हंसते चेहरे पर उदास आंखें देख सकता था। वो भी उदास हो गया। उसको बहुत दुख हुआ अपने गरीब होने पर, अपने छोटे होने पर, और सबसे ज्यादा अपने पिता के पुराने दकियानुसी ख्यालों पर उसको दुख हुआ। अचानक अनवर बड़ा हो गया था, अपनी उम्र से बहुत बड़ा, अपनी बड़ी बहन से भी बड़ा। उस रोज जब अब्बा उनको स्कूल लेने आए तो उसकी टीचर ने उन्हें आलिया के बारे में बताया। कुरैशी साहब, आपकी बच्ची बहुत होनहार है और बेहद मेहनती भी। बच्चों में पढ़ने और सीखने की ऐसी लगन आजकल कहाँ देखने मिलती है। आप उसका दाखिला हमारे स्कूल में करवा दें, जिससे वो नियमित विद्यार्थी की तरह पढ़ाई कर सके। देखिएगा, आपको अपनी इस बेटी पर फक्र होगा एक दिन, मगर उसके लिए आपको आगे आना होगा, टीचर ने जोर देते हुए कहा। अनवर और आलिया उम्मीद भरी नजरों से अपने अब्बा का मुंह ताक रहे थे कि जाने क्या जवाब होगा उनका। कम से कम टीचर से तो उल्टी सीधी बातें वो नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, जी आपका बेहद शुक्रिया, और चुप हो गए। दोनों बच्चे हैरानी से अपने अब्बा का चेहरा देखते रहे। तभी टीचर ने अपनी मेज से एक फॉर्म उठाया और उन्हें पकड़ा दिया। ये लीजिए, एडमिशन फॉर्म है। हम सीधे 5वीं में दाखिल कर रहे हैं आलिया को। आप इसे भरकर अपने दस्तखत के साथ आलिया के हाथों भिजवा दीजिए। बाकी औपचारिकताएं हम पूरी कर लेंगे। अब्बा ने चुपचाप फॉर्म लिया, टीचर को खुदा हाफिज कहा और बाहर निकल आए। रास्ते भर किसी ने कोई बात नहीं की। घर पहुंचते ही अब्बा ने फरमान जारी किया कि कल से अनवर को स्कूल लाने और ले जाने का जिम्मा उनका। करकती आवाज में वो बोले, हम ना जा सके तो फिर बड़ी बहनों में से कोई जाएगा और आलिया को घर के काम सिखाया जाए। अब उसकी नादानियों की उम्र नहीं रही। अनवर बोल पड़ा, अब्बा कैसी नादानियां? आलिया को तो सब कितना समझदार कहते हैं। आप प्लीज फॉर्म पर दस्तखत जरूर करें। आप ज्यादा सयाने ना बने अनवर मियां, अब्बा ने जरा सख्त लहजे में कहा तो नन्हा अनवर चुप रह गया। रात भर अनवर को नींद नहीं आई और वो सुनता रहा आलिया की दबी दबी सिसकियां। 2 दिन बाद ईद थी। घर में खुशियों का माहौल था। पूरे साल में यही तो एक मौका होता था जब उन्हें मनचाहे तोहफे नसीब होते थे, ईदी के रूप में। पिछले दिन की तलखियां भूलकर सब खुश थे, मगन थे इस सोच में कि अपने लिए ईदी क्या मांगी जाए। बड़ी बहनों ने सलवार कमीज के कपड़े और दर्जन भर चूड़ियां ली। माँ के लिए भी जरूरत के दुपट्टे लाए गए। आलिया ने किताबों की छोटी सी फहरिस्त दी थी, जिसके लिए अब्बा इनकार ना कर सके। आखिर वो उसकी ईदी, उसका हक था। अनवर से पूछा गया कि उन्हें क्या चाहिए, तो उसने टाल दिया। अभी मैं सोच रहा हूं अब्बा, क्या मैं कोई बड़ी चीज मांग सकता हूं? उसने मासूमियत से कहा। अब्बा ने निहाल होकर कहा, हाँ बेशक, आखिर आप हमारे खानदान के चिराग हैं। आपसे ही तो रोशन है हमारा नाम, हमारा घर। ठीक है, फिर ईद की सुबह मैं आपको बताऊंगा। क्यों रे, क्या मांगेगा अपने अब्बा से? माँ और बहनें उत्सुक थीं। कोई बहुत बड़ी चीज। अनवर ने सस्पेंस को बढ़ाया। क्या कंप्यूटर मांगेगा या मोबाइल? लड़कियों ने छेड़ा। सब के सब हंसने लगे, क्योंकि ये सब उनकी हैसियत से परे था। वे जानती थी। ईद की सुबह सबने नए कपड़े पहने। अब्बा अनवर को लेकर ईदगाह चले गए नमाज पढ़ने। अम्मी और लड़कियों ने घर में नमाज अदा की। ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद अब्बा ने अनवर को गले लगा लिया।
अनवर ने हाथ बढ़ाया। अब्बा, मेरी ईदी? हाँ, क्यों नहीं? उन्होंने अपने कुर्ते में हाथ डाला। कई दिनों से पैसे बचा रखे थे इस दिन के लिए। अनवर ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब्बा, आप चाहते हैं ना कि हम आपका नाम रोशन करें? हाँ बेटा, हर बाप यही चाहता है। फिर आप अपना नाम एक दफा मेरे लिए यहाँ लिख दें, वही मेरी ईदी होगी। देखिएगा, एक दिन आपको गर्व होगा अपने नाम पर, अपने बच्चों पर। कहते हुए उसने आलिया का एडमिशन फॉर्म निकाला और दस्तखत की जगह अपनी नन्ही उंगलियां रख दी। अब्बा उसका चेहरा देखते रह गए। इतना छोटा बच्चा और ऐसी समझ। जिंदगी में पहली दफा उन्हें शर्मिंदगी हुई खुद पर। जो काम उन्हें करना चाहिए था वो उस बच्चे ने किया। जैसी सुलझी सोच उनकी होनी चाहिए वो उनके छोटे से बेटे की थी। उन्हें दिल से अफसोस था अपनी उलझी सोच का। उन्हें गर्व हुआ अपने बेटे पर, अपनी बेटियों पर भी, जिन्होंने उनके मन के गिरोह को खोल दिया था। उनकी पलकें भीग गईं। उन्होंने पेन निकाला और चुपचाप दस्तखत कर दिए। अनवर उनके गले में झूल गया। ईद मुबारक अब्बा, ईद मुबारक।